हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी साइंस एंड टेक की है। तो 3 लेसन हमारी आ चुकी है। ये हम लोग आईटी एंड कंप्यूटर्स के अंदर देखेंगे, जो कि ये हमारा 6th टॉपिक होगा, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि एक सैटेलाइट बेस्ड जो कम्युनिकेशन है वो 2 ग्राउंड स्टेशन के बीच में ये आपका सेटअप किया गया है, और इसमें आप देखो कि ये जो एक्टिवेट किया गया है ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा किया गया है। सो बेसिकली ये समझना है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग समझे कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ये आप समझो कि ये जो यहाँ पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको अचीव किया गया है मीसियस के द्वारा या मिकियस के द्वारा, आप कह सकते हो, जिसे क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल भी कहते हैं। ये वर्ल्ड की पहली क्वांटम अनेबल सैटेलाइट है मिकियस। ओके, तो मिकियस लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, वो भी 2006 में 16 में सॉरी। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो एक तरीके का ये टेक्निक है जिसमें कि जो सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है कीज़ की, उसको अलाउ किया गया है कि उसको हम लोग यूज़ कर सके इंक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में। तो ये इंक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग होता क्या है ये समझिए। जस्ट इमेजिन कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, यू आर सेंडर, एंड जिसको आप भेज रहे हो वो रिसीवर है। तो आप यहाँ से जो है इनको बोलते हो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जब आप मॉर्निंग बोलते हो तो यहाँ पे जब जैसे ही आप ये मैसेज लिखते हो, टाइप करते हो एंड सेंड पे आप हिट करते हो, तो ये मैसेज आपका डायरेक्टली इसी तरीके से नहीं जाता है, ये आपका चेंज हो जाता है, यानी कि इनक्रिप्ट हो जाता है कोडिंग के फॉर्म में। एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ABC या फिर 1 2 3 या फिर कोई भी एट द रेट हैशटैग, इस तरीके से आपका चेंज हो जाता है, जिससे कि बीच में कोई थर्ड पार्टी से रीड ना कर पाए, कोई हैकर से इसे हैक ना कर पाए, आपके मैसेज को रीड ना कर पाए। तो ये क्या हो गया, ये इनक्रिप्ट हो गया। यानी कि जब भी मैसेज आपका सेंडर से निकलता है और रिसीवर के पास तक पहुंचता है तो वो इनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं। लेकिन जब इसको रिसीवर को इस मैसेज को रीड करना होता है तो वो क्या करते हैं कि इस मैसेज को, यानी कि ये जो कोडिंग फॉर्म में ये आपका ट्रांसलेट हो गया है, इसको ये डिक्रिप्ट किया जाता है। ये डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज नहीं पढ़ते हैं मॉर्निंग, ये डिक्रिप्ट होता है, और डिक्रिप्ट होकर ये दिखता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग मैसेज आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। और यहाँ पे जो आपका यूज़ होता है इसको की बोलते हैं, यानी कि एक चाबी है जिसके थ्रू जो है आपका ये मॉर्निंग मैसेज जो है, ये आपका जैसे ही चाबी से आप लॉक करते हो तो ये आपका कोडिंग फॉर्म में चला जाता है, और रिसीवर इसी की से, इसी चाबी से इसको अनलॉक करते हैं, तो फिर उनको ये मैसेज दिख जाता है जो कि डिक्रिप्ट होकर आता है। आई थिंक आप ये समझ पा रहे हो। इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये काफ़ी सिक्योर भी होता है, और अगर हम लोग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में देखो तो सिक्योरिटी यहाँ पे अचीव किया जाता है लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स से। फाइन। तो इससे पहले आप देखो कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें ये है कि 2 तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कानून है। तो पहला क्या है, यहाँ पे सुपरपोजिशन है, एंड सेकंड वन इज़ इंटेंजलमेंट। तो सुपरपोजिशन की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि क्वांटम बीट, यानी कि हर एक क्वांटम बीट कहने का क्या मतलब होता है, इट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन, बेसिक यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि क्वांटम कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे डिफरेंट है हमारे कॉमन कंप्यूटर से, जो कि आज के डेट में हम लोग अपने घर पे यूज़ करते हैं, या फिर पीसी लैपटॉप आप जो भी यूज़ करते हो। तो एक्चुअली आप लोग देखो कि इससे पहले हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा था। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज़ ह्यूज। लेकिन उससे भी अगर आपको ज़्यादा फास्ट करना है और ज़्यादा मात्रा में जो काम किया जाता है कम समय में, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर से। तो क्वांटम कंप्यूटर इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, किसी भी कंप्यूटर में जो भी इन्फॉर्मेशन इनपुट किया जाता है, तो वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं। एंड बाइनरी इन द सेंस कि या तो वो 1 नंबर पे आपका इनकोड हो जाता है या तो 0। तो 1 0 1 1 इस तरीके से आप लोग बाइनरी डिजिट पढ़े होंगे जब भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स आपने देखा होगा। तो ये क्वांटम बिट, यहाँ पे आप देखो कि हर एक क्वांटम बिट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 2 ही नंबर, या तो 1 या तो 0। ठीक है, एट द सेम टाइम। सेकेंड वन इज़ कि यहाँ पे इंटेंजलमेंट होता है। इंटेंजल्ड कहने का मतलब है कि लिंक्ड, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ अगर लिंक कर दिया गया है, तो आप देखो कि कोई भी चेंजेस अगर एक में होता है तो वो दूसरे को भी आपका डिस्टर्ब करेगा, यानी कि एक में कोई भी चेंजेस हो रहा है तो ये आपका दूसरे में भी डिस्टर्ब करेगा। इफ़ बोथ आर एट अपोजिट एंड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि दोनों एकदम अपोजिट एंड में है, तो यहाँ पे ज़रूर एक दूसरे को ये अफेक्ट करेगा। सो दीज आर द 2 लॉस बेसिकली जिसमें आपको क्वांटम कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे कि हाँ ये इससे काम करते हैं। क्वांटम सैटेलाइट की बात करें, जो कि यहाँ पे क्या करेंगे, तो सोर्स ऑफ पेयर ऑफ इंटेंजल्ड होंगे, यानी कि जो यहाँ पे आपका सैटेलाइट भेजा गया, तो वो जो सैटेलाइट होते हैं ना, क्वांटम सैटेलाइट, यहाँ पे आपका लिंक किया जाएगा, और यहाँ पे फोटॉन्स के साथ ट्विन लाइन पार्टिकल्स होंगे, जो जिसकी प्रॉपर्टी आपका एकदम सेम होगा, नो मैटर हाउ फार, वो कितना दूर होगा ये मैटर नहीं करता, बट वो भी आपका सेम होगा। फाइन, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं हम लोग
क्वांटम टेक्नोलॉजी में, कि इस चीज़ को आप समझिए कि व्हाट इज़ क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी में कहा जाता है यहाँ पे कि जो लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स है उसी के बारे में, जिसमें कि हम लोग मैटर या फिर एनर्जी जो भी एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल का होता है उसके बिहेवियर को हम लोग देखते हैं। और बेसिकली यहाँ पे उसके बिहेवियर को ही बताया जाता है, जितने भी मैटर्स होते हैं आपका, कि जितने भी तरीके की आपकी एनर्जी होती है तो वो उन सब की यहाँ पे बिहेवियर देखा जाता है। आपका जो क्लासिकल फिजिक्स है ना उसके थोड़ा हट के देखने को मिलेगा, जो कि एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी एट प्लेस एक जगह पे एट ए टाइम एक जगह पे वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर क्लासिकल कंप्यूटर की बात करें तो हम लोग उसको बाइनरी फिजिकल स्टेट में ही ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो पोजीशन होता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। क्वांटम प्रिंसिपल काफ़ी यूज़ होता है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में। तो इसके प्रिंसिपल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में, यानी कि एक्सट्रीम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं क्वांटम प्रिंसिपल को। साथ ही कम्युनिकेशन में, सेंसिंग में, केमिस्ट्री में, क्रिप्टोग्राफिक में, इमेजिंग में और मैकेनिक्स में। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटर में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है ना कि सुपर कंप्यूटिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसको बहुत शॉर्ट टाइम में वो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। अब आप देखो एक रिलेटेड न्यूज़, अच्छा एक और टर्म होता है जिसको हम लोग क्वांटम सुप्रीमेसी कहते हैं। तो क्वांटम सुप्रीमेसी में आप देखो कि ये उस तरीके का पॉइंट आता है जहाँ पे एक क्वांटम कंप्यूटर जो है ना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कम्प्लीटली वो कंप्लीट कर देता है, और वो बियॉन्ड द रिच ऑफ इवन द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। आप जानते हो कि सुपर कंप्यूटर हमारे यहाँ बहुत सारे पावरफुल है, लेकिन उससे भी फास्ट, यानी कि आप देखो कि एक गूगल का क्वांटम कंप्यूटर था जिसका नाम है साइकामोर। ओके, तो साइकोमोर जो है एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए ओनली 200 सेकेंड लिया था, और इसी सेम प्रोग्राम को सॉल्व करने में जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम सुमित है वो यहाँ पे 10,000 ईयर्स लिया था। यानी कि कैन यू इमेजिन कि क्या डिफरेंस है 10,000 ईयर्स और 200 सेकेंड में। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो कि डिफरेंस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो डिफरेंस है यहाँ पे, जो टाइम टेकन लिया जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर्स में, ये डिफरेंस आपको मेनली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस भी यही है, और यहाँ पे इसको हम लोग क्वांटम सुप्रीमेसी कहते हैं, यानी कि जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, आपको लगता है कि ठीक है ये इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 1 घंटा लगेगा, बट जब वो कंप्यूटर आपसे इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाकर वो सॉल्व करता है और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो फिर इसको जो है ना हम लोग यहाँ पे क्वांटम सुप्रीमेसी कहते हैं। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी इट मे बी आस्क्ड, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही रिलेटेड न्यूज़ और देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे अमेजॉन वेब सीरीज सर्विस भी है जो कि इस्टेब्लिश किए है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब, यानी कि एक तरीके का लैब है जो कि क्या करेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोवाइड करेगा, एक तरीके का सर्विस यहाँ पे दिया जाएगा गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट को, साइंटिस्ट को, ठीक है। साथ ही एडवांस यहाँ पे आपका जो है सर्विस दिया जाएगा कुछ एरिया में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, हेल्थ केयर एरिया में, एग्रीकल्चर हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गई। तो ये सारे कुछ ऐसे फील्ड है, अगर हम लोग यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो आप समझ सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितने कम टाइम में हो जाएगा, और काफ़ी सॉल्यूशंस यहाँ पे निकल कर आएंगे। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कितना एडवांस हो रहा है, और इसको यूज़ करने के लिए जो है ऑब्वियस है यहाँ पे काफ़ी इंजीनियर्ड होते ही है। तो साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे जो लैब है, इस तरीके का जो लैब बनाया जा रहा है, इसमें क्या है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उस पर ये कन्वर्ट किया जाएगा, रियल वर्ल्ड जो चैलेंजेस है उसको टेस्ट की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे शानदार काम करने के लिए आप समझ सकते हो कि इस तरीके का क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब को इस्टेब्लिश किया गया है। फाइन, तो इसका मोटिव क्या है ये भी आप समझ गए। एंड येस, एप्लीकेशन देखते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी का। तो एप्लीकेशन दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सेकेंड वन इज़ क्वांटम मेट्रोलॉजी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस टू। तो क्वांटम कंप्यूटिंग मीन्स आप देखो कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम लोग डिफेंस या फिर सिविल एप्लीकेशंस में, इसके नेविगेशन में भी देख सकते हैं, यानी कि डिफेंस के लिए जो भी यहाँ पे नेविगेशन है उसमें, सिविलियन एप्लीकेशंस में भी देख सकते हैं। साथ ही जो ड्रग डेवलपमेंट किया जा रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बट व्हाट इज़ क्वांटम मेट्रोलॉजी? क्वांटम मेट्रोलॉजी में क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि जो एयरक्राफ्ट है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, कुछ सबमरीन है, पनडुब्बी है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल है उसको और बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो कोई भी काम जिसको हम लोग यहाँ पे जितने भी आप देखो कि जो भी एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने का काम है तो वो मेट्रोलॉजी के अंदर होगा। और कंप्यूटिंग के अंदर क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, इन द फील्ड ऑफ सिविलियन एप्लीकेशंस, तो ड्रग्स डेवलपमेंट में भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फाइन,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वांटम कंप्यूटिंग एंड की डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आप समझे होंगे। कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली दे सकते हो। अच्छा, सेकंड इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट लेसन में मैं आपसे पूछी थी। यस, ये 2013 की क्वेश्चन है। यहाँ पे वायरस के बारे में मैं पूछी थी। फर्स्ट है कि वायरस में एंजाइम्स की कमी देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी के जनरेशन के लिए, विच इज़ ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि कहा जा रहा है कि वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। अब ये सोचने वाली बात है तो इसको हम लोग होल्ड ऑन करते हैं। थर्ड अगर देखें तो वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। तो ओनली से आप लोग को घबराना नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सही है। आज की डेट में आप कोरोना वायरस देखते हो तो ये बायोलॉजिकल वेक्टर के ही थ्रू ही ये आपका जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ये ट्रांसफ़र होता है। जैसे अगर मुझे कोविड है तो मैं कहीं पे भी टच करती हूँ या किसी को भी टच करती हूँ, कोई भी मेरे संपर्क में आते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि मेरे थ्रू उसको भी उनको भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथ ही साथ जो जिंदा यहाँ पे कोरोना वायरस होते हैं वही ट्रांसमिट होते हैं। जैसे जो अगर डेड हो जाते हैं कोरोना वायरस तो वो ट्रांसमिट नहीं होते, तो बायोलॉजिकल वेक्टर के ही थ्रू ये सिर्फ आपका ट्रांसमिट होता है, तो विच इज़ ऑलवेज ट्रू। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास दो ऑप्शन है, बट थर्ड यहाँ सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप देखो कि किसी भी मीडियम में हम लोग वायरस को कल्चर नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। बट जैसे बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो कि आर्टिफिशियल मीडियम में भी इसको ग्रो किया जा सकता है, तो वायरस को हम लोग कोई आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं हो सकता कर सकते, इसको लिविंग सेल में ही ये ग्रो हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी जब वायरस जाता है तो वो क्या करता है, वो हमारे सेल्स के अंदर जो है वो जिंदा हो जाता है, और जिंदा क्या, वो सेल्स के अंदर जो है वो रेप्लिकेट होता है, तो खुद को जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ाता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का कोशिश करता है, जिससे कि वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो लिविंग सेल के अंदर ही वो यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। आप सोचो कि उसको आर्टिफिशियली ग्रो कर सके तो ये यहाँ पे नहीं है। अब कई बार आप देखते हो कि ये भी न्यूज़ निकल कर आता है कि चाइना के लैब में ये कोरोना वायरस बनाया गया था, बट अभी तक इसको प्रूफ नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कि आपकी मीडिया वगैरह में आती जाती है, बट ये प्रूफ नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी इसको मान नहीं सकते। एनिमल और प्लांट वायरस जो है उसको हम लोग सेल कल्चर्ड में यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम लोग किसी भी मीडियम में वायरस को जो है कल्टीवेट नहीं कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है 3D प्रिंटिंग पॉलिसी। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिनके द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि 3D प्रिंटिंग पॉलिसी लाना है, ठीक है। 3D प्रिंटिंग तो आप लोग देखे होंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। उसी के ऊपर अब आप लोग देखो कि जो 3D प्रिंटिंग है इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसी के लिए हमारे कंट्री में एक पॉलिसी लाने की बात की जा रही है। पॉलिसी से क्या होगा ना कि हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम बन पाएगा। इट मीन्स कि ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो पाएगा जिसके थ्रू हम लोग और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो 3D प्रिंटिंग की बात की जा रही है उसको डिज़ाइन कर पाएंगे, उसको डेवलप कर पाएंगे, उसको डिप्लॉय कर पाएंगे, और यहाँ पे एडिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हम लोग ला पाएंगे। इस पॉलिसी से क्या होगा कि जो 3D प्रिंटिंग है वो इंडस्ट्रियल स्केल में भी प्रमोट हो पाएगा। हमारे जो कंपनीज़ है, जितनी इंडियन कंपनीज़ है, उसको भी हेल्प हो पाएगी कि वो जो टेक्निकल और जो इकोनॉमिक बैरियर देखने को मिलता है उनके काम करने में, तो वो सारी बैरियर भी यहाँ पे हट सके। और यस, सो व्हाट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फ्लो डायग्राम आप लोग देखो 3D प्रिंटिंग का, तो क्या है कि पहले यहाँ पे मटेरियल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका डिज़ाइन किया जाता है, मॉडलिंग किया जाता है, फिर मटेरियल प्रोसेसिंग होता है, लेयरिंग होता है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता है। तो ये 3D कैड मॉडल है, इस तरीके का मॉडल बनाया गया। पहले हम लोग यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे इसको मॉडल बनाते हैं, फिर उसके बाद ये मॉडल जो है इसको हम लोग फिजिकल फॉर्म में बनाते हैं, फिर इसको लेयर किया जाता है, हर एक लेयर तरीके से इसको टेस्टिंग किया जाता है, 3D प्रिंटिंग इस तरीके से किया जाएगा, और फाइनली ये 3D ऑब्जेक्ट जो है वो निकल कर आता है। तो ये एक फ्लो डायग्राम है कि कैसे 3D प्रिंटर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब 3D प्रिंटिंग के बारे में समझते हैं। एक्चुअली आप देखो कि 3D प्रिंटिंग या फिर इसकी नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो इसको भी ध्यान रखना है। 3D प्रिंटिंग कहने का मतलब है कि ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम लोग डिजिटल 3D मॉडल के थ्रू या फिर कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे जो है उसको बना सकते हैं, यानी कि कुछ यहाँ पे मटेरियल लेयरिंग कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की जो मटेरियल का एडिशन होता है ना, ये मल्टीपल वेज से हो सकता है। इसको हम लोग पावर डिपोजिशन भी कह सकते हैं, रेजिन क्योरिंग भी कह सकते हैं, फिलामेंट फ्यूजिंग भी कह सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है समझने का कोशिश कीजिए। कोई भी अगर आप 3D प्रिंटिंग देखे होंगे तो वो आपको दूर से देखने से लगेगा, वो होता है पेंटिंग, लेकिन आपको ऐसा देख कर लगेगा कि ये एकदम रियल सा है, ठीक है। जैसे आप 3D मूवी देखते हो तो आपको लगता है ना कि सारी चीज़ें दौड़ते दौड़ते स्क्रीन से बाहर निकल कर आपके सामने आ जा रहा है, तो जस्ट उसी तरीके से जो पेंटिंग होती है इसमें आपका लेयर बाय लेयर आपका होता है, जिसके कारण हम लोग को वो रियल दिखता है, ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने जो है खड़ा है, या फिर उस तरीके का फ्लावर्स है।
तो ये जो डिपोजिशन और जो सॉलिडिफिकेशन होता है, इसको कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, जिससे हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी तक आप देखो कि जो नॉर्मल पेंटिंग आप देखते हो, जिसमें से ऐसा व्यतीत नहीं होता है कि वो एकदम रियल है, तो वो 2D होता है, उसमें 2 डायमेंशनल यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनल यूज़ किया जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट होंगे ना, ये ऑलमोस्ट आप देखो कि ये कोई भी शेप के हो सकते हैं, कोई भी ज्योमेट्री के हो सकते हैं। 3D प्रिंटिंग की बात करें तो ये जो सब्सट्रैक्टिव यानी कि जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसका एकदम अपोजिट है। जिस तरीके से आज के डेट में कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया गया है, उसका एकदम अपोजिट ये टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि आप देखो कि कोई भी पीस ऑफ मेटल को कटिंग करना या फिर उसमें हॉलो करना या फिर कोई प्लास्टिक है उसको कट करना, यहाँ पे मिलिंग मशीन्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे कुछ मशीन्स होते हैं इसके लिए, जिसके थ्रू इसका काम किया जाता है। और इसमें क्या है ना कि लाइटर मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को यहाँ पे अलाउ किया गया है कि बना सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी यहाँ पे बनते हैं 3D प्रिंटिंग में। और ये काफ़ी टू डिफ़िकल्ट होता है, समटाइम्स आपको टू एक्सपेंसिव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये महंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल डाइज, मोल्ड्स, मिलिंग्स, मशीनिंग, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके बनाया जाता है ना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है। फाइन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि रिलेटेड न्यूज़ से, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ये मीटी है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि 3D प्रिंटिंग के लिए कौन सी यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री इंक्लूड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा एक पेपर प्रिपेयर किया गया है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इनका एम है कि यहाँ पे बहुत तरीके के जो वर्टिकल है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसको यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रमोट करना है। जैसे कि मशीन वगैरह है तो हाई टेक मशीन्स होनी चाहिए, साथ ही मटेरियल है, सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइन है, कि कैसे हम लोग अच्छे तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बूम कर सके। तो वो सारी चीज़ें जो है आने वाले फ्यूचर में एक्चुअली इस तरीके की मशीन, इस तरीके का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, जिससे कि काम जो है ना वो और अच्छे तरीके से हो सके, बिजनेस वगैरह अच्छे तरीके से हो सके। और ये चीज़ें दी गई है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 के, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन है जिसके बेसिस पे ये सारा काम किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे हम लोग को सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, जिससे को कि हम लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट कर सके। यानी कि हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम लोग जो है दुनिया से टक्कर ले सके, इस तरीके का काम करना है। साथ ही जो पोजीशन इंडिया है, इंडिया एज ए ग्लोबल इनोवेशन और रिसर्च हब बनाना है। यानी कि आप तो समझ रहे हो कि हमारे इंडिया में इनोवेशन का काम जो है बहुत जोर शोर से हो रहा है। दूसरे साइड आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और दूसरे साइड आप देखो कि यहाँ पे इनोवेशन के काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया को एज ए ग्लोबल हब बनाना है कि हाँ, हमारे यहाँ भी इस तरीके की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग काम करते हैं। साथ ही एक इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको भी क्रिएट करना है। यानी कि हम लोग अपने यहाँ इस तरीके का टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे कि हमें, ये हमारी प्रॉपर्टी है ना, हमने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके इसको बनाया है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हमें मिल सके। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब किसी भी टेक्नोलॉजी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर रखा जाता है ना, तो वर्ल्ड वाइड उसकी रिकॉग्निशंस होती है, वर्ल्ड वाइड जो है उसका बोलबाला होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी कंट्री को मिल जाता है कोई भी टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में, तो काफ़ी बेहतरीन होता है। फाइन। अब देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग, चलिए 3D प्रिंटिंग को प्रमोट कर लिए, बना लेंगे, सब काम कर लेंगे, बट एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मेडिकल और इसके अलाइड सेक्टर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के डेट में आप देखो कि कोरोना वायरस की सिचुएशन है एंड मेडिकल स्थिति जो यहाँ पे आप देखोगे हेल्थ केयर सिस्टम की, वो बद से बदतर है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे ना, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही ऑटो एंड एंसिलियरी ऑटो और मोटर स्पेयर पार्ट में भी, जितने भी आपको व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, इसके स्पेयर पार्ट में भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्किट बोर्ड को प्रिंट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक्स को, डिफेंस सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में। तो आप देखो कि कोई भी टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशंस है ना, वो वाइड एरिया में होता है, उसको लिमिट करके आप नहीं रख सकते हो, या फिर नहीं कह सकते कि हाँ इस फील्ड में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर इसी फील्ड में सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लासीफाई करना, बट येस इट इज़ ट्रू कि इसकी जो एप्लीकेशंस होती है इस तरीके की टेक्नोलॉजी की, वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अच्छी अच्छी है, कुछ यहाँ पे चैलेंजेस भी है जो कि देखना होगा। सबसे पहला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि क्योंकि इस तरीके का टेक्नोलॉजी, आप देखो कोई भी न्यू चीज़ अगर इनोवेट होती है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को लाना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने होते हैं, उनके मटेरियल्स के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, सारी चीज़ों का कॉस्टिंग होता है। सेकंड है कि मोनोपोली है, यानी कि मान लीजिए
कि अगर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी इस तरीके का कोई भी टेक्नोलॉजी है तो वो मोनोपोली बैठा लेते हैं, यानी कि जो भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है उन्हीं का सिर्फ यहाँ पे दबदबा है और कोई भी कंपनी जो है अपनी तरफ से ये दबदबा लेकर नहीं आ पाते हैं। लैक ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्ड है, यानी कि हमारे यहाँ अभी तक ये स्टैंडर्ड नहीं बना है कि अगर हम लोग 3D प्रिंटिंग पे काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उसको यूज़ करने का कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके लिए क्या यहाँ पे जो है टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, तो अब तक इस चीज़ को नहीं लाया गया है। फोर्थ है कि स्किल्ड मैन पावर की कमी है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है। आप देखोगे कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स की कमी नहीं है, इवन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की भी कमी नहीं है, लेकिन क्या उन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को जो कि कॉलेज से अभी निकल कर आए हैं और उनको क्या इस तरीके की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा भी है, क्या वो इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, क्या वो उसके बारे में कुछ भी जानते हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। क्या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है और बाहर आकर जो हमारी फील्ड में और जो सीरियसली जो कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके की स्किल्स जो है नहीं मिल पाती। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चे कॉलेज में रहते हैं और जो वो काम करने आते हैं, जब वो फील्ड वर्क में आते हैं तो बहुत बड़ा स्किल का गैप देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर की कमी है। हमें सबसे पहले लोगों को ट्रेनिंग देना होगा, इसके बारे में पढ़ाना होगा, एजुकेट करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, उसके बाद उनको समझाना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, तब जाकर हम लोग इस तरीके की जो हाई फाई और हाई टेक टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। सो चैलेंजेस बहुत है कि इस तरीके की 3D प्रिंटिंग को अडॉप्ट करना तो मुश्किल तो बहुत है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि नहीं। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशंस एरिया भी आपने देख लिया, कुछ न्यूज़ में था ये भी हमने देख लिया, और साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग क्या होता है और इसकी फ्लो डायग्राम इसे भी हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? एक्चुअली आ गए हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग है जिनके द्वारा कुछ सजेशन दिया गया है और डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के यहाँ पे इसके ऊपर ये कमेंट भी किए हैं। तो अब देख लेते हैं क्या क्या है। नीति आयोग जो कि हमारे यहाँ एडवाइजरी बॉडी है, इनका काम है कि सिर्फ सरकार को एडवाइस करना हर एक सेक्टर में। तो नीति आयोग के साथ साथ जो पॉलिसी है इसमें 4 रेगुलेटर होंगे जो कि आपका बैंकिंग को लेकर, सिक्योरिटीज़ को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर और पेंशन को लेकर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 रेगुलेटर्स देख रहे हैं तो उसको रेगुलेट मतलब कि 4 अगर एरिया देख रहे हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन है। बैंकिंग के लिए यहाँ पे रेगुलेटर आ जाएंगे आरबीआई, सिक्योरिटीज़ के लिए यहाँ पे सेबी है, इंश्योरेंस के लिए इड्डा है और पेंशन के लिए पीएफआरडीए है। तो ये चारों जो यहाँ पे रेगुलेटर है और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो एक साथ आएंगे और इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि डेटा को एम्पावर करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। इस तरीके का आर्किटेक्चर हमारे कंट्री में बनाया जाएगा। एक्चुअली इसको जो प्रिपेयर किया जा रहा है वो है आई स्पिरिट, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है, यानी कि ये भी सोचती है लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं, ये लोगों के भलाई के लिए सोचती है, हमारे देश की भलाई के लिए सोचती है। इस तरीके का आप समझ सकते हो, ठीक है। तो करेंट फ्रेमवर्क क्या है हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन का? तो आपको पता है कि हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कानून नहीं है, बट हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, रूल्स है 2011 का, जिसमें कि जनरल एप्लीकेशन है विद रिगार्ड टू प्राइवेसी लॉ को लेकर। तो अगर हम लोग देखें कि गवर्नमेंट डेटा जो होते हैं उसकी कलेक्शन के अगर हम लोग बारे में देखें तो आप ये देख सकते हो कि आधार है आज की डेट में, आधार डेटा सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2016 ये कानून लाया गया था, जिसमें कि आधार में अगर आप देखें आधार एक्ट 2016 भी है, जिसमें कि टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विस की बात की गई है। तो कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट डेटा जो कि यहाँ पे गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? तो आधार एक्ट के द्वारा। साथ ही अगर हम लोग डेटा अगर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड देखें तो ये जो रेगुलेट किया जाता है ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो एक्ट है 2005 इसके तहत किया जाता है। साथ ही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन है 2006 इसके तहत किया जाता है। बाकी और भी है जो कि यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। साथ ही आप देखो कि डेटा जो कि हेल्थ केयर सेक्टर्स का है तो ये कौन रेगुलेट करते हैं? तो इसके लिए हमारे यहाँ कानून है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स 2012, इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002। तो ये 2 कानून है जिसके तहत हेल्थ केयर का जो डेटा है वो मैनेज किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि पोटेंशियल रिफॉर्म्स हमें लाने की ज़रूरत है डेटा प्रोटेक्शन रेजिम के लिए, तो हमारे यहाँ एक बिल आया था 2019 में जो कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, लेकिन आज के डेट में आप देखो कि ये पास नहीं हुआ है, ये स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, जो कि ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोग डेटा को किस तरीके से अपने कंट्री में प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं उसके लिए कानून लाने की बात की गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बिल में जो है डिफरेंट यहाँ पे एरिया में कैसे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए इतने सारे कानून है, हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए इतने सारे कानून हैं, साथ ही गवर्नमेंट डेटा का जो कलेक्शन है उसके लिए कानून है। तो हर एक तरीके का हमारे लिए कानून है, लेकिन इंटीग्रेटेड कानून नहीं है
हैं हमारे यहाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर जो है किस किस कौन इसको लेकर आया है, सजेशन कौन दे रहे हैं, तो नीति आयोग, और इसके अंदर कौन सी 4 यहाँ पे आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये चारों आप बता सकते हो। किस किस एरिया में काम किया जाएगा, तो यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, तो वो बैंकिंग सेक्टर का, सिक्योरिटी सेक्टर्स का, इंश्योरेंस सेक्टर्स का एंड पेंशन सेक्टर्स का होगा। फाइन। अब आते हैं नॉन पर्सनल डेटा। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि पर्सनल डेटा क्या होता है, नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पर्सनल डेटा क्या है और नॉन पर्सनल डेटा क्या है, तो आप क्या बताओगे? 1 मिनट पॉज करके आप एक बार सोच लो, तो फिर आपके सामने ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है ना कि यहाँ पे नॉन पर्सनल डेटा जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है इसको रिलीज़ किया गया रिसेंटली, और फीडबैक जो है वो यहाँ पे कमेटी के द्वारा दिया गया, और कमेटी को जो हेड कर रहे हैं वो है गोपाल कृष्णन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्चुअली नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है। तो देखिए, नॉन पर्सनल डेटा और पर्सनल डेटा वही डेटा होते हैं जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है। जैसे कि अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हो, या फिर अपना नाम बताते हो, या फिर अपनी कुछ भी पहचान, अगर जिससे आपकी पहचान निकल कर आ जाए, आपके फादर्स नेम, आपकी मदर्स नेम, आपका एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल डेटा है, क्योंकि इससे आपकी पहचान निकल कर आ रही है। लेकिन वही अगर नॉन पर्सनल डेटा की बात करूँ तो वो क्या होते हैं? तो देखिए, नॉन पर्सनल डेटा ऐसे भी होते हैं कि आप दिन भर में ना जाने कितनी बार जो है आप गूगल में सर्च करते हो कुछ भी चीज़ें। जैसे कुछ भी चीज़ें अगर आप यही चीज़ें टाइप कर रहे हो नॉन पर्सनल डेटा क्या है, तो उसमें जो भी आप टाइप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं सेव होता है, जिसे हम लोग कैश कहते हैं, कैचे कहते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस कर लो, तो वहाँ आपका सेव हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो अगर आपकी मोबाइल स्नैच हो जाती है तो वो सारी चीज़ें अगर आपका रिट्रीव किया जाता है, तो यानी कि वो आपके नॉन पर्सनल डेटा में है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है वो आपकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर देगी, और कोई ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ना पसंद करते हो या फिर सर्च कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपके नॉन पर्सनल डेटा में आती है। अब आप देखो कि जब भी कोई आप ऐप इंस्टॉल करते हो, तो ऐप इंस्टॉल करके जब आप उसको यूज़ करने लगते हो, तो यूज़ करने से, सेटअप करने से पहले क्या होता है कि वो आपसे परमिशन मांगते हैं कि वो क्या आपके गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सब क्या है, वो सारी चीज़ें आपका नॉन पर्सनल डेटा में आता है। इससे जो मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से, डिवाइसेस से जो भी आपका डेटा लिया जाता है वो नॉन पर्सनल है, उससे आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है कहीं से भी। फाइन, तो ये चीज़ें कही गई है। अब ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, अब आप इसमें भी आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो कि मैम, मोबाइल में अगर मेरी गैलरी एक्सेस हो रही है तो मेरी फ़ोटो है, मेरी फ़ोटो से मेरी पहचान हो जा रही है, कॉन्टैक्ट से अगर किसी से बात करके पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो उससे मेरी डेटा निकल सकती है। तो देखिए, आपकी कोई भी चीज़ें, आपकी एक छोटी सी पसंद भी, अगर आपको ब्लैक कलर भी पसंद है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पहचान को ही दर्शाता है, आपकी आइडेंटिटी ही है ये, एक तरीके का आपकी पहचान कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये चीज़ें क्या बताई जा रही हैं कि नॉन पर्सनल डेटा क्या है। तो नॉन पर्सनल वही डेटा है जो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती है। अगर मोबाइल ऐप में आपका कॉन्टैक्ट अगर वो अलाउ कर देते हो, तो सारे कॉन्टैक्ट से आपका तो आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रहा है। अब आपके फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटोज़ होंगे, आपके फैमिली के होंगे, तो उससे आपका पर्टिकुलर आप पता तो नहीं ना चलेगा कि आप इसमें से कौन हो। अगर आपके मोबाइल की किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की मोबाइल की मैं सारे फ़ोटोज़ ले लूँ, तो मैं क्या उसमें से आइडेंटिफाई कर पाऊँगी कि मैं ये फ़ोन किसका ली हूँ, किसके फ़ोन से मैं ये इसका सारे फ़ोटोज़ ली हूँ? तो ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को नहीं रिवील करता है। पर्सनल आइडेंटिटी को रिवील करता है जब आप अपना नाम बताओगे, अपना एड्रेस बताओगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओगे, जो कि आपके बारे में सीधे पता चले कि अच्छा ये आप हो। ठीक है? अब देखिए डिफरेंस कैसे है पर्सनल डेटा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्सनल डेटा, और साथ ही साथ पर्सनल डेटा कहने का मतलब है कि आपका जो थंब इम्प्रेशन है, क्योंकि थंब इम्प्रेशंस आर यूनिक, डीएनए आपका जो है, दीज आर द यूनिक थिंग्स जिससे आपकी आइडेंटिटी हो सकती है। आज की डेट में डीएनए बैंक बनाने की बात की जा रही है। क्यों बनाने की बात की जा रही है? क्योंकि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी हो सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, ये पर्सनल डेटा में आती है आपकी। देखिए, पर्सनल डेटा जिसमें कि आपका एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपका नाम, एज, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक और अदर जेनेटिक डिटेल्स भी। जेनेटिक डिटेल्स में क्या आ गया, डीएनए आ गया। बायोमेट्रिक में क्या हो गया, आपकी आइरिस स्कैन आ गई, आपकी थंब इम्प्रेशन आ गई, फिंगरप्रिंट आ गई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये आपकी खुद की आइडेंटिटी है। ठीक है? इसके अलावा कोई भी डेटा है ना, तो वो सारे कैटेगराइज हो जाते हैं आपके नॉन पर्सनल डेटा में। साथ ही एनोनिमस डेटा कहा जा रहा है, यानी कि जितने भी नॉन पर्सनल डेटा है वो आपका हमारा एनोनिमस डेटा है। तो एनोनिमस डेटा क्या होते हैं, वो डेटा होते हैं जो कि इनिशियली पर्सनल डेटा होते हैं, बट बाद में वो ना कुछ सर्टेन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को यूज़ करके जो है वो एनोनिमस हो जाते हैं। यानी कि वो हमारा जो है ना पर्सनल डेटा नहीं होता, लेकिन हाँ वो एक जनरल डेटा बन जाता है।
क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें कि किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि कौन कौन से डेटा नॉन पर्सनल डेटा है, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, यानी कि वो सारे डेटा जो कि सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है और उनकी एजेंसीज के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे आप देखो कि 2021 में इस साल सेंसस आने वाले हैं। सेंसस क्या होता है? जनगणना होता है। इट मीन्स कि आप देखोगे हर 10 साल में ये चीज़ें काउंट की जाती है, हेड काउंट होता है कि हमारे कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जनगणना की बात की जाती है। डेटा जो कि टोटल टैक्स कितने लोग यहाँ पे कलेक्ट किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी चीज़ें नॉन पर्सनल डेटा में आ रहा है। सारे नॉन पर्सनल डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो एक्सप्लिसिटली अफोर्डेड कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है। यानी कि आप देखो आधार भी आधार का भी कई बार कहा जा रहा है कि ब्रीच होता है, सरकार के पास डेटा है जो कि अनएथिकल तरीके से वो यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सरकार जो भी हमारा डेटा रखती है ना, तो वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, उसको इस तरीके से जो है पब्लिक में नहीं आपका इशू किया जाएगा। जैसे आपकी ज़मीन का जो डेटा रखा जा रहा है, आज के डेट में जो लैंड रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन कर दिया जा रहा है, तो वो भी सरकार के पास आपका रहता है। ऐसे भी पेन पेपर वाला भी रहता है। साथ ही पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन की आप देखो कि जो नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन लाया गया है, उसमें क्या है कि आपका एक आईडी बना दिया जाएगा और आपके आईडी कार्ड में जो है आप अब तक आपने जितनी बीमारी है, अब तक आपने जितना टेस्ट कराया है, जो भी आपका स्कैन हुआ है या फिर कोई भी आपकी रिपोर्ट वगैरह है, वो सब वो आईडी कार्ड में रहेगा और सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी आप चाहोगे आईडी कार्ड लेना, वहाँ पे आपका जो है वो फिक्स रहेगा। तो ये इससे क्या होता है कि पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये भी सरकार के पास कहीं ना कहीं जा रही है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन आपका डेटा होता है, ये भी सरकार के पास होते हैं। तो ये सब आप देखो कि क्या होता है कि ये पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा में नहीं आता है। तो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा को भी आपको समझने का ज़रूरत है। पब्लिक यानी कि पूरे लोगों का जो डेटा सरकार के पास होता है, उसे हम लोग जो है ना पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा कहते हैं। लेकिन जब कोई इंडिविजुअल का कोई डेटा होता है, जैसे लैंड रिकॉर्ड है, तो लैंड रिकॉर्ड अगर आपके आपके नाम पे कोई ज़मीन है, तो आपकी आइडेंटिटी थोड़ी रिवील कर देगी, तो वो क्या हो गया? वो भी एक आपका नॉन पर्सनल डेटा हो गया। तो आपकी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन लेकर तो मैं आपके बारे में थोड़ी जान पाऊंगी, मतलब बारे में नहीं, लेकिन आपको तो आपकी आइडेंटिटी तो कहीं से रिवील नहीं हो पा रही है ना, आपका हेल्थ इन्फॉर्मेशन अगर मैं ले लूँ तो वो भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि नॉन पर्सनल डेटा है। लेकिन ये पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा नहीं है, ये याद रखिएगा, ये प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा है। तो दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे नॉन पर्सनल डेटा को। एक तो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा है, सेकंड इज कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा, यानी कि कोई भी डेटा आइडेंटिफायर जो कि यहाँ पे आपका सेट ऑफ पीपल्स है, जो कि या तो सेम जोग्राफिकल लोकेशन से आते हैं, या तो उनका धर्म सेम है, या तो उनका जॉब सेम है, और अदर कॉमन सोशल इंटरेस्ट जो कि यहाँ पे कोई कम्युनिटी की नॉन पर्सनल डेटा को फॉर्म करे। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा इज अ सेट ऑफ डेटास, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देता है दूसरे डेटा के बारे में। इसको कलेक्ट किया जाता है कुछ ऐप के द्वारा, कुछ कंपनीज़ के द्वारा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के द्वारा। तो यहाँ पे कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा क्या हो गया? कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा होता है जिसमें कि आप देखो कि एक कम्युनिटी है, उसमें 4 लोग रह रहे हैं, चलिए 40 लोग रह रहे हैं, तो इसमें से 10 लोग का जो है ना जॉब सेम है, 5 लोग जो है एक ही जगह रह रहे हैं, मान लीजिए नागपुर में रह रहे हैं, और 6 लोग का मान लीजिए कि यहाँ पे उनका जो है धर्म सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कम्युनिटी का नॉन पर्सनल डेटा है, ऐसा नहीं है कि पर्सनल डेटा है। फाइन। प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? ये तो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा है। प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा क्या हो गया? तो ये आप देखो कि जो कि इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर या नॉलेज के बेसिस में। प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा की बात करें तो इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया कि कौन कौन से सेंसिटिव नॉन पर्सनल डेटा है और क्रिटिकल नॉन पर्सनल डेटा है। तो ये आप डेप्थ में जाते जाओगे तो आपको काफ़ी तरीके की चीज़ें यहाँ पे पता चलते जाएगा। तो ये चीज़ें आपके अंदर क्लियर हुई कि पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा एंड प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा में क्या अंतर है। कुछ की यहाँ पे आप लोग स्टेक होल्डर्स देखिए जो कि ड्राफ्ट को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा प्रिंसिपल की बात की जा रही है। तो डेटा प्रिंसिपल में क्या है? कोई नेचुरल पर्सन, इंटिटीज़, कम्युनिटीज़ जो कि यहाँ पे नॉन पर्सनल डेटा जो है वो यहाँ पे रिलेट किया जाएगा। डेटा कस्टोडियन है। डेटा कस्टोडियन क्या कि जिसके अंदर ये अथॉरिटी रहेगी कि वो यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। लेकिन किस तरीके के डेटा को? तो नॉन पर्सनल डेटा को। डेटा बिजनेस है, यानी कि हॉरिजेंटल कैटेगरी ऑफ बिजनेस देखने को मिलेगा, डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग के में इन्वॉल्व हुई है। तो ये 3 वर्ड है, इसकी भी मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन कि आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020। फाइनली ये आरोग्य सेतु ऐप लाया गया था जो कि कोविड-19 के लिए था, कि अगर आप कहीं पे भी बाहर जाते हो और अगर आप कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आते हो तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो रिसेंटली जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, उनके द्वारा ये नोटिफाई किया गया है कि आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल होगा 2020 का, जिसमें कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न जो भी था आरोग्य सेतु ऐप को लेकर उसको यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा।
तो अब देख लेते हैं कि एक्चुअली इस प्रोटोकॉल में क्या क्या बातें की गई है। इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने की बातें की गई है कि मीटी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक एजेंसी है जो कि यहाँ पे इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे और डेवलप भी करेंगे। साथ ही आप देखो कि जो डेवलपर है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी आरोग्य सेतु में जो भी डेटा कलेक्ट हो रहे हैं उसको ठीक तरीके से कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है और मैनेज करना है उस रिस्पॉन्स डेटा को। इट मीन्स कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कौन करेगी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे डेवलपर कौन है इस तरीके के ऐप प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पे है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि यहाँ पे आरोग्य सेतु के तहत जितने भी डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इनके अंदर रिस्पॉन्सिबल होगी। कलेक्शन और प्रोसेसिंग अगर रिस्पांस डेटा का देखें तो कोई भी रिस्पांस डेटा या फिर पर्पस जिसमें कि ये कलेक्ट किया जाता है एनआईसी के द्वारा, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, तो ये क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में। तो ये चीज़ें आपको मोबाइल एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें लिखी गई है वहाँ पे कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो है वो सिर्फ इस तरीके की रिस्पांस डेटा को कलेक्ट करेंगे जो कि ज़रूरी है, हर एक तरीके का डेटा को नहीं वो यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। डेमोग्राफिक डेटा भी होगा जो कि आप देखो कि इसको रिटेन किया जाएगा फॉर एज लॉन्ग एज प्रोटोकॉल, जब तक ये फोर्स में रहेगा। और अगर इंडिविजुअल ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी जो डेटा है उसको डिलीट कर दिया जाए, तो फॉर मैक्सिमम ऑफ 30 डेज, जब से ये रिक्वेस्ट किया गया है ना तब से ये आपका डिलीट भी हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। कि कोई भी अगर इंडिविजुअल अगर अनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने डेटा को लेकर, तो वो यहाँ पे डिलीट भी करवा सकते हैं। रिस्पांस डेटा की अगर हम लोग शेयरिंग देखें तो डेटा को यहाँ पे दूसरे गवर्नमेंट एजेंसी के साथ भी शेयर किया जा सकता है, थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर किया जा सकता है, सिर्फ यहाँ पे क्रिटिकल हेल्थ पर्पज़ के लिए, और कोई भी इशू के लिए यहाँ पे आपका जो डेटा है उसको शेयर नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई भी सर्कमस्टांसेस में इस तरीके की जो डेटा है ना, वह आप देखो कि 180 डेज़ के बियॉन्ड ये नहीं रखा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज एक्सिस्ट। तो ये आपका 6 महीने तक यहाँ पे डेटा रहेगा, उसके बाद ये डेटा जो है परमानेंटली अपने आप ये डिलीट हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि परमानेंटली आपका 6 महीने के बाद डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। रिस्पांस डेटा अगर हम लोग देखें तो ये रिसर्च पर्पज़ के लिए भी इसको अवेलेबल रखा जाएगा, वो भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल को भी अगर फीडबैक देना है तो वो तो दे सकते हैं, और उनको लगता है कि कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन देना है तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो डेवलपर्स जो है वो भी यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं जो भी सोर्स कोड है ऐप का, और कुछ चेंजेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग ओपन सोर्स कहते हैं। जो प्रोसेस है यहाँ पे ओपन सोर्स डेवलपमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, वो यहाँ पे एनआईसी के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। अगर इस तरीके के डायरेक्शन में कोई भी वायलेशन होगा तो इससे पेनल्टीज़ लगाई जाएगी, और पेनल्टीज़ जो लगेगी वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लगाया जाएगा। तो यहाँ पे बाकायदा जो है पेनल्टीज़ देने का भी बातें रखी गई, तो इसको भी ध्यान रखना है। कुछ एम्पावर्ड ग्रुप है जिनको यहाँ पे रिव्यू करने के लिए दिया जाएगा कि इस प्रोटोकॉल को 6 महीने के बाद जो है इसको रिव्यू भी करते रहे, और कुछ अगर ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन का, कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट करने का या फिर अपडेट करने का, तो वो सारी रिकमेंडेशन भी दी जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो कि जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा आरोग्य सेतु ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एक ब्लूटूथ बेस्ड ये कोविड-19 ट्रैकर है। इसकी लोगो क्या है, तो हेल्प अस टू हेल्प यू, ठीक है। ये ऐप जो है यूज़र्स को अलर्ट करेगा कि अगर आप कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो। सेकंड है कि यहाँ पे यूज़र्स को इन्फॉर्म किया जाएगा बेस्ट प्रैक्टिसेस, और कुछ भी मेडिकल एडवाइजरीज चाहिए तो वो ऐप में आपको प्रोवाइड किया गया है। इस ऐप में क्या है कि प्राइवेसी फर्स्ट है बाय डिज़ाइन एंड अवेलेबल इन, ये आपको एंड्रॉयड और जो iOS है उस डिवाइस में ये आपका ऑपरेट होगा। और ये जो ऐप है ये हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर है, और ये 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस आरोग्य सेतु ऐप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आइए कुछ यहाँ पे अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं जो कि क्विक देख लेते हैं। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, तो एक्चुअली ये काउंसिल बनाया गया है जिसमें कि स्टार्टअप के लिए मेनली है कि सरकार को यहाँ पे एडवाइस किया जाएगा कि कैसे हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाया जाए, जिससे कि हमारे कंट्री में इनोवेशन की हमारा इनोवेशन जो है उसके लिए क्यूरियोसिटी बढ़े, और स्टार्टअप के लिए हमारे कंट्री में एक अच्छा खासा जो है इकोसिस्टम हो, जिससे कि हमारी जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल तरीके से हो सके, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पे बढ़ सके। तो इस काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पीएम मोदी जी से ये आपका कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्स ऑफिसियो मेंबर है जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे, कोई भी मिनिस्ट्रीज होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होंगे, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक के नीचे के नहीं होंगे लोग।
नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा, और कोई फाउंडर भी होंगे जो कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के होंगे। तो ये आपका 2 साल के पीरियड के लिए होगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब भी हम लोग साइंस एंड टेक की यहाँ पे सॉल्व किए हैं विजन आइज की टेस्ट सीरीज, तो उसमें ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हम लोग ने सॉल्व किया था। तो देखिए इस तरीके से आप PT 365 अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगर आप लोग को भी विजन आइज की टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, जो कि कल आपका फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट आपको अवेलेबल होने वाला है, तो विजन आइज की 5 फुल लेंथ टेस्ट आप लोग को मिलेगी। साथ ही 15 कंप्लीट हो चुकी है GS की, जिसमें से 14 आपका सेक्शनल था और एक आपका जो है वो बजट और गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे का था। तो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। 4 आपको CSAT भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन हाँ पहले फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा GS का, फिर CSAT की हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को ईमेल ID मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग ईमेल करके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इवेंट बॉट मोबाइल बैंकिंग थ्रोजन। तो यहाँ पे आप देखो कि सर्ट इन जो हमारे यहाँ का इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इनके द्वारा एक एडवाइजरी इशू किया गया है कि एक थ्रोजन है जिसका नाम है इवेंट बॉट। तो थ्रोजन एक काइंड ऑफ आप लोग वायरसेस ही कह सकते हो, मालवेयर ही कह सकते हो, जो कि हमारे सिस्टम में ये इंटर हो जाता है। तो इवेंट बॉट ये मोबाइल बैंकिंग थ्रोजन है और ये इन्फॉर्मेशन स्टीलर है। एक्चुअली इस तरीके का जो मालवेयर होता है वो क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को चोरी करते हैं, तो इसलिए इस तरीके का आप देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन स्टीलर है। वायरसेस, वॉर्म्स और थ्रोजन हॉर्सेस, ये है क्या, ये कंप्यूटर के वायरस होते हैं जो कि कुछ प्रोग्राम के साथ या फाइल के साथ ही वो अटैच्ड होते हैं, और जब वो फाइल और प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो उसी के साथ ये मुफ्त में वायरस जो है आपके डेस्कटॉप में इंटर कर जाते हैं और फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो चोरी करते हैं। और एक वॉर्म क्या होता है, तो वॉर्म एक सब क्लास होता है, यानी कि वायरस का ही छोटा फॉर्म है। और ये क्या होता है ना कि ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर आपका स्प्रेड होता है। जैसे पहले हम लोग यूज़ करते थे उसे क्या कहते हैं मेमोरी कार्ड, या फिर आप लोग कह सकते हो कि देखो मैं वो डिवाइसेस भूल गई कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब आप लोग कनेक्ट करोगे डिवाइसेस को, तो वो आपका जो वॉर्म्स है ना वो घूमते रहता है। थ्रोजन हॉर्स क्या है, थ्रोजन एक तरीके का मालवेयर है जो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको डिस्गाइज करता है, तो इसलिए ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर। तो ये देखो कि इस तरीके के जो मालवेयर अटैक है ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। तो ये नया मालवेयर है जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही चोरी करने के लिए है। जैसे आपका पासवर्ड चोरी किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है तो स्मार्टफोन एप्लीकेशन से ये चोरी हो जाएगा। यानी कि आप जैसे अपने कार्ड की डिटेल्स जो है अमेज़ॉन, फेसबुक और जीमेल में आप फिक्स करके रखते हो, तो जो आप लोग ये सेट करके रख सकते हो ना, तो ये काम मत किया कीजिए, क्योंकि ये आपका जो है ना कहीं से चोरी हो सकता है। मालवेयर क्या होता है, एक कलेक्टिव नेम है, यानी कि नंबर ऑफ मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर वेरिएंट है, जिसमें आपका वायरस भी आ जा सकता है और रैंसमवेयर भी आ जाता है, स्पाईवेयर भी आ जाता है। तो व्हाट इज़ रैंसमवेयर, ये आपको बताइए। अब इससे भी क्वेश्चन आप लोग को फुल लेंथ टेस्ट में देखने को मिलेगा कि रैंसमवेयर है क्या, लेकिन आप लोग को बताना कि ये रैंसमवेयर क्या है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको बताना कि क्या है। ये क्लाउड बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डेटा एनालिटिक प्रोग्राम है, जो कि आपका ये प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इससे आप देखो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स बन गया है जो कि फुल्ली डिजिटल हो चुका है। तो अब ये देखिए पहला है और फुल्ली डिजिटल हो गया है, तो इससे क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे ही ना। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अब कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा, डिसीजन मेकिंग जल्दी होंगे, मिसिंग रिकॉर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप काम करो, ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से जो है बढ़ के निकलती है। नेक्स्ट है डिजी बॉक्स। तो ये इंडिया का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि नीति आयोग के द्वारा लाया गया। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क आप लोग कर लो कि नीति आयोग के द्वारा लाया गया। इसमें क्या है कि डिजिटल फाइल स्टोरेज है, शेयरिंग है, मैनेजमेंट है, सास जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोडक्ट होता है। और ये आप लोग एक ऑल्टरनेटिव देख सकते हो, जो गूगल ड्राइव आप लोग इस्तेमाल करते हो, ड्रॉप बॉक्स इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से ये डिजी बॉक्स भी लाया गया है। अब इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, तो 20 GB तक जो है आप लोग स्टोर कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके। प्रोजेक्ट लून, तो देखिए ये आज की प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत पुरानी है। एक्चुअली इस तरीके का जो है बलून ये बनाने की बात की जा रही है। ये है क्या, ये स्ट्रेटोस्फेरिक बलून्स है, उसका नेटवर्क है जो कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए है, कि हमारे जो गांव वाले जो रिमोट एरिया वाले हैं ना पूरे वर्ल्ड वाइड, इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट किसका है, तो ये गूगल का है। बहुत बड़ी बात, ये UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ये जो बलून है ना ये इस तरीके से काम करेगा, एक सेल टावर जैसा, जो कि यहाँ पे सिग्नल को भी ट्रांसमिट किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा। फाइन। सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें तो
यहाँ पे आप देखो कि कॉपर वायर हम लोग फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू जो इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्या है कि सैटेलाइट इंटरनेट है, जो कि सैटेलाइट को यूज़ करके जो है यहाँ पे बिम को यहाँ पे यूज़ करके इंटरनेट हम लोग जो है सारे एरिया तक पहुँचा सकते हैं। इसका मेन इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, वो कनेक्ट करेंगे वो सारे एरिया जहाँ पे इस तरीके के केबल को बिछाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आप देखो कि हिली टेरेन है, पहाड़ वाला एरिया है, कुछ रिमोट एरिया है, कोई आइलैंड है जिसमें कि हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल्स को जो है बिछा नहीं पाते, ये काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे इंटरनेट पहुँचाने के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा। सुपर ऐप है, यानी कि टाटा ग्रुप के द्वारा ये प्लान किया गया है कि वो ऑल इन वन सुपर ऐप को इस साल के अंत तक वो लॉन्च करेंगे। सुपर ऐप मतलब कि आप देखते हो सुपर मार्केट जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको ड्रेसेस भी मिल जाती है, खाने पीने की सब्जियाँ भी मिल जाती है, ग्रॉसरी वगैरह और कुछ भी आइटम्स भी मिल जाते हैं। तो यही सुपर ऐप है जहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन एक ही साथ देखने को मिलेंगे। जैसे ही है, जैसे चाइना का वी चैट है जो कि मैसेजिंग ऐप था, जिसमें कि आप पेमेंट भी कर सकते हो, कैब भी बुक कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है गूगल के द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा कहा गया है कि इस साल के एंड तक एक सुपर कैप ऐप आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाटा ग्रुप का काम है, ये याद रखना है। एनपीसीआई के द्वारा जो है पाई लॉन्च किया गया है। तो पाई क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है। ये वैसे ही चैटबॉट है जब आप लोग जो है आईआरसीटीसी की जब आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेबसाइट आप ओपन करते हो कोई भी ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चैट बॉक्स होता है जिसमें कि आप अगर मैसेज करो तो आपका क्वेरीज़ की आंसर दी जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी चैट बॉक्स ओपन किया गया है, जो कि अवेयरनेस के लिए है यहाँ पे, जैसे कि फास्टैग हो गया, रुपे हो गया, यूपीआई हो गया। तो काफ़ी सारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं एनपीसीआई के द्वारा। तो उनके फैसिलिटीज़ में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। एनपीसीआई क्या है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे यहाँ आज के डेट में आप जितना डिजिटल पेमेंट देख रहे हो, रिटेल पेमेंट है, सेटलमेंट है, ये सारे काम जो है यहाँ पे एनपीसीआई के द्वारा चल रहा है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसीजर चैलेंज, जो कि इनोवेट सॉल्यूशन है आत्मनिर्भर भारत का। एक्चुअली यहाँ पे देखो कि इनवाइट किया गया है इनोवेटर को, स्टार्टअप को, स्टूडेंट को, कि वो यहाँ पे इस तरीके के माइक्रो प्रोसीजर को यूज़ करे और बहुत तरीके के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या है कि इंडिया का जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है स्ट्रैटेजिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो पूरा हो पाएगा। और साथ ही साथ इसको लॉन्च किया गया है मीटी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं बैंडिकोट रोबोट। तो रिसेंटली आप देखो कि ग्रेटर मोहाली एरिया और डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये जो बैंडिकोट रोबोट है इसको यहाँ पे लाया गया है, जिससे कि जो सुअर मैनहोल है ना उसको यहाँ पे क्लीन कर सके। यानी कि आप देखो कि जो गड्ढे वगैरह होते हैं तो यहाँ पे लोग घुस कर उसको साफ़ करते हैं, इससे अच्छा इस तरीके का रोबोट का इस्तेमाल कर ले, है कि नहीं। तो ये क्लीन करेंगे कोई भी सुअर जो मैनहोल है, और इसको डेवलप किया गया है जिन रोबोटिक्स के द्वारा, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं 2D इलेक्ट्रॉन गैस। तो 2D इलेक्ट्रॉन गैस आप देखो एक तरीके का इलेक्ट्रॉन गैस है जिसमें अल्ट्रा हाई मोबिलिटी है, और इसमें जो ट्रांसफ़र है क्वांटम इन्फॉर्मेशन का वो बहुत स्पीड अप हो जाएगा। सिग्नल आप देखो कि वन पार्ट ऑफ डिवाइस से ये दूसरे पार्ट ऑफ डिवाइस में जा सकता है। इसमें डेटा स्टोरेज और मेमोरी भी इंक्रीज़ हो जाएगा होगा। यहाँ पे आप देखो कि रशबा है। रशबा इफेक्ट क्या होता है कि इसमें आपका जो स्पिन बैंड है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, तो उसको यहाँ पे स्प्लिट करता है, तो उसको हम लोग कंसिस्ट करके रशबा इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डेटा सिक्योरिटी है। चाइना के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया है जिसमें कि जो ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जाएगा। एक काउंटर मूव है, जैसे आप यूएस का देखते हो ना क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम, उसी तरीके से ये चाइना का है ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी इश्यूज़ को यहाँ पे टैकल करने के लिए। इस इनिशिएटिव के अंदर क्या है कि चाइना जो है ना वो सारे कंट्रीज़ को कॉल करेंगे कि जो डेटा सिक्योरिटी है उसको हैंडल करे, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ऑब्जेक्टिव वे में, एविडेंस बेस्ड मैनर में। फाइन, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो आईटी सेक्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे आएंगे, और इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको आज की लेसन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।